जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल किताब और शोधित कुंडली के बारे में। ये शोधित कुंडली क्या होती है, ये शोधित कुंडली कहाँ से आई, आजकल लाल किताब में शोधित कुंडली का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है, शोधित कुंडली को कौन सी कुंडली कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, क्या लाल किताब में इसका उल्लेख किया गया है। इस वीडियो में हम ये सभी बातें बताने की आपको कोशिश करेंगे और साथ में एक लाइव चार्ट एग्जाम्पल के ज़रिए भी आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, लाल किताब एक महान ग्रंथ है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने इस महान ग्रंथ की रचना की है। एक गैबी शक्ति ने इस ग्रंथ को लिखवाने में पंडित जी की मदद की और पंडित जी ने ये ग्रंथ आम जनमानस के लिए लिखा ताकि हम लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, आने वाली पीढ़ी इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और लोगों का भला कर सके। दोस्तों, कुछ लोग लाल किताब को टोटकों की किताब कहते हैं। ये बिल्कुल भ्रांति है। लाल किताब हमें जीवन जीने की कला को सिखाती है, इसलिए लाल किताब अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। अगर कोई इस ग्रंथ को अच्छे तरीके से पढ़ लेगा तो उसे अपने आप ही समझ आ जाएगा। इसलिए बाहरी तौर पर इसको टोटकों की किताब बोल देना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जो इस ग्रंथ को प्यार करता है, इसको समझता है, वही इसकी असलियत समझ सकता है, वही समझ सकता है कि इस ग्रंथ में कितनी महान बातें लिखी गई हैं। दोस्तों, अब हम मूल विषय पर बात करते हैं। लाल किताब में जो कुंडली बनती है वो काल पुरुष कुंडली अनुसार ही बनती है। तो लाल किताब में ऐसा भी कहा गया है कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। यानी जो लाल किताब है वो मेष लगन से ही स्टार्ट होती है, उसी हिसाब से ग्रहों को रखा जाता है। लाल किताब के अनुसार काल पुरुष की कुंडली बनाकर जन्म पत्री देखी जाती है और लेखक ने उसी विधि से जन्म पत्री देखने की जो विधि विकसित की है उसको एक पुस्तक के रूप में लिखा और उस पुस्तक को नाम दिया लाल किताब। मेष राशि को हमेशा लगन में स्थापित किया गया और बाकी ग्रह उसी तरह रहने दिए जैसे कि वो उस जन्म कुंडली में थे, लेकिन कुंडली बनेगी उसी तरह जैसे कि प्राचीन समय से बनती आ रही है, बस उसको देखने के समय काल पुरुष की कुंडली बनानी पड़ती है। तो ये हमें पहले समझना होगा कि काल पुरुष की कुंडली आपकी मेष लगन से ही स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि राशि और पंचांग या नक्षत्रों का उल्लेख लाल किताब में नहीं किया गया, लेकिन कुंडली बनाने में इसका प्रयोग के बारे में कोई भी विवरण नहीं है। उसका प्रयोग अलग तरीके से होता है, वो हम कभी अलग तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करते हैं कि लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है और फिर शोधित कुंडली के बारे में आपको बताते हैं। तो हम पहले चलते हैं जन्म कुंडली पर। दोस्तों, आप ये जन्म कुंडली एक नोट कर सकते हो। ये एक जन्म कुंडली है। 27 सितंबर 1983 दोपहर के 4:20 लुधियाना की ये जन्म पत्री है। इस पत्री की डिटेल आप नोट कर लीजिए। इस पत्री को हम ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये एक मकर लगन की कुंडली स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही ग्रहों की स्थिति है, लेकिन जब हम लाल किताब की कुंडली बनाएंगे तो मकर लगन की जगह ये मेष लगन बन जाएगा। ग्रहों की स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। शनि 10वें घर में ही रहेगा, चंद्र राहु 5वें घर में ही रहेगा। ऐसे ही ये जो ग्रहों की स्थिति है वैसे ही रहेगी। हम इसी सॉफ्टवेयर में जो एस्ट्रोसेज नाम का सॉफ्टवेयर है, इसी में ही आपको लाल किताब की कुंडली खोलकर दिखा देते हैं। ये जो लाल किताब नीचे लिखा हुआ है, इस लाल किताब पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेष लगन की कुंडली बन जाएगी और सभी ग्रह वैसे की वैसे ही हैं। देखिए, चंद्रमा राहु सिंह राशि में आ गया, शनि मकर राशि में आ गया, बुध शुक्र मंगल वृश्चिक राशि में आ गए। यानी कुंडली के ग्रह वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन लाल किताब के हिसाब से ये मेष लगन की कुंडली बन जाती है। इसको लाल किताब की कुंडली कहा जाता है। यही कुंडली प्रचलन में आती है। इसी कुंडली के हिसाब से ही विवरण तय किया जाता है, फलित किया जाता है, उपाय भी दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड भी चल रहा है। काफ़ी लोग इसका अनुसरण भी कर रहे हैं। लोग शोधित कुंडली देखना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग भाव चलित कुंडली के हिसाब से भी गणना कर रहे हैं, यानी मुख्य लगन कुंडली को यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया है। दोस्तों, जब ये लाल किताब लिखी गई थी, ना ही उस वक्त भाव चलित कुंडली प्रचलित थी, ना ही कोई अन्य कुंडली प्रचलित थी। तो वहाँ पे लाल किताब के हिसाब से ही लगन कुंडली को ही प्राथमिकता दी गई और लाल किताब के हिसाब से ही इसी को जजमेंट के रूप में लिया गया।
हाँ, उस वक्त पंडित रूपचंद जोशी जी ग्रहों की दुरुस्ती के आधार पर कुंडली को ठीक करते थे। मान लीजिए कोई ग्रह संधि में है, जहाँ हमें लगता है कि कोई ग्रह उस भाव का फल नहीं दे रहा, अगले घर का फल भी दे सकता है, तो वो ग्रहों की निशानियाँ पूछते थे। ग्रहों के निशानियाँ पूछते थे। समुद्री शास्त्र की मदद ली जाती थी, यानी हाथों के क्याफा यानी हस्तरेखा देखी जाती थी, और मकान के हालात देखकर भी बताया जाता था, जिसको आजकल मकान कुंडली कहा जाता है। तो वो सभी चीज़ों को मिलाकर सामने वाले से निशानियाँ पूछकर ग्रहों को ठीक किया जाता था, क्योंकि उस वक्त सब कुछ हस्तलिखित होता था, ये सॉफ्टवेयर वगैरह प्रचलित में नहीं थे। तो अगर ऐसा होता, भाव चलित या अन्य कुंडली शोधित कुंडली की जरूरत होती, तो वो गैबी शक्ति यानी अदृश्यता तक जो अदृश्य शक्ति थी, वो पंडित रूपचंद जोशी जी से ऐसा जरूर कहती, जब अपने ग्रंथ में जरूर लिखवाती कि उस चीज़ का भी विवरण किया जाए, शोधित कुंडली या भावचलित कुंडली का। परंतु ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, पूरे ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। इसलिए लाल किताब कुंडली मेष लगन से स्टार्ट होती है, यही कुंडली मानी जाती है जो मेष लगन से स्टार्ट होती है। इसको आपका लगन कोई भी उदय हो रहा हो, हमने कुंडली यहीं बनानी है। अगर आपको किसी ग्रह का शक है कि वो ग्रह हो सकता है संधि में है, 0 डिग्री में है, 29 डिग्री में है, अन्य भाव में जा रहा है, तो आपको सामने वाले से प्रश्न पूछकर ग्रहों की निशानियां पूछनी चाहिए, उसके आधार पर दुरुस्ती करनी चाहिए। अब मान लेते हैं आजकल के युग में जब सभी लोग आधुनिक युग में प्रवेश कर गए हैं, तो वो नई नई पत्तियां लगाते हैं, उसके हिसाब से ग्रहों को ठीक करते हैं, कोई भावचलित कुंडली का प्रयोग करता है। अभी इसी कुंडली को हम देखते हैं कि ये लाल किताब के हिसाब से कुंडली है। इसमें 10वें घर में आप शनि पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि 10वें घर में शनि बैठा हुआ है। अब हम लगन कुंडली खोल लेते हैं। लाल किताब कुंडली आपके सामने ये है, मेष लगन से शुरू होती है। लगन कुंडली में हम जाते हैं तो आप देख रहे हो कि शनि 10वें घर में है, शनि 10वें घर में है, मेष लगन में भी 10वें घर में था। अब हम चलित कुंडली में जाएंगे तो हम आप यहाँ पर चलित कुंडली में जाते हैं तो शनि यहाँ पर 9वें घर में आ जाता है। शनि यहाँ पर 9वें घर में आ जाएगा। दोस्तों एक मिनट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर शनि की जो डिग्री भी है वो 9 डिग्री है, तो हाँ उस हिसाब से चलित में 9वें घर में भी ये चला जाएगा। तो हम लाल किताब वाले ये करते हैं कि 9वें घर के शनि के उपाय बताना शुरू कर देते हैं, या 9वें घर के शनि के ही सिम्टम बताकर वो बिना सामने वाले से पूछे 9वें घर का ही उसको फलित देते हैं और उपाय भी करवा देते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि 10वें घर का शनि बैठा है, लेकिन भाव चलित में वो 9वें घर में बैठा हुआ है। लेकिन शोधित कुंडली यहाँ पर अब काम करती है। कुछ लोग शोधित कुंडली को लेना शुरू कर देते हैं। अब ये शोधित कुंडली क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों शोधित कुंडली किसको कहते हैं? शोधित कुंडली कहते हैं दोस्तों केपी कुंडली को। जो केपी कुंडली होती है यानी कस्पल चार्ट होता है, केपी का जो कस्पल चार्ट होता है उसी को शोधित कुंडली कहा गया है, यानी शोध करके ये कुंडली बनाई गई है। कुछ लाल किताब करने वालों ने शोधित कुंडली पर काम किया, केपी कुंडली को ही शोधित कुंडली बना दिया। अगर आपने शोधित कुंडली या केपी कुंडली से ही काम करना है तो फिर आप केपी कुंडली क्यों नहीं करते, यानी कृष्ण मूर्ति पद्धति को ही क्यों नहीं अपनाते, फिर आप लाल किताब को ही क्यों कर रहे हैं? अगर आप लाल किताब को कर रहे हैं तो फिर लाल किताब के हिसाब से कीजिए। आप केपी कुंडली लगा रहे हो, ग्रहों के हिसाब से उसको देख रहे हो, आप देखोगे कि जो शनि 10वें घर में था लगन कुंडली में, भाव चलित में 9वें घर में था, केपी कुंडली में वो 8वें घर में चला जाता है, यानी 3-3 घर परिवर्तित हो रहे हैं। अब हम सामने वाले को किस घर का उपाय देंगे? 90% उपाय अब शोधित कुंडली से बता दिए जाते हैं, जो ज़्यादातर लोगों की कुंडली में फेल हो जाते हैं या उनको रिजल्ट नहीं मिलते। 10% लोगों को लाभ भी हो जाता होगा, लेकिन 90% लोगों को लाभ नहीं होता। तो केपी कुंडली के हिसाब से ग्रहों की पोजीशन बहुत बदल जाती है, क्योंकि ये लगन की डिग्री पर चलती है, जिससे ग्रह 2-2 भाव भी पीछे हो जाते हैं कई बार। तो शोधित कुंडली केपी कुंडली को बोला जाता है, जो केपी का चार्ट होता है। यहाँ पे शनि 8वें घर में आ रहा है, लगन कुंडली में ये 10वें घर में आ रहा है, और चलित कुंडली में ये 9वें घर में आ रहा है। अब यहाँ पर हम जाएं तो जाएं कहाँ से पूछें? हमें पंडित रूपचंद जोशी ने ग्रहों की निशानियाँ बताई है। आप ग्रहों की निशानियाँ सामने वालों से पूछोगे, उसके हाथों की लकीरों से जजमेंट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रह वास्तव में कहाँ बोल रहा है। हो सकता है कि शनि 10वें घर का ही बोल रहा हो, लेकिन हम 9वें घर या 8वें घर के उसको उपाय दे दें, उसके हिसाब से फलित कर दें, तो वो सामने वाले के साथ इंसाफ नहीं होगा। कहीं ना कहीं गलत राय वहाँ पर हमें दी जा सकती है। इसलिए सामने वाले से पूछ कर ही हमें ग्रहों की दुरुस्ती करनी चाहिए, ग्रहों को छेड़ना चाहिए, क्योंकि केपी कुंडली के हिसाब से करने का तो ही तुक नहीं बनता। अगर 1-2 बातें सही बैठ भी गई, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कुंडलियों के मामले में केपी कस्प चार्ट
यानी शोधित कुंडली सही बैठेगी। शोधित कुंडली का लाल किताब में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया जा सकता। अगर उल्लेख किया होता तो गैबी शक्ति जरूर पंडित जी तो बोलती कि शोधित कुंडली के बारे में भी वहाँ पे कुछ लिखे, परंतु ऐसा नहीं था। वो हाथों की लकीरों और ग्रहों की निशानियों से ही पता लगा लेते थे। तो आजकल जो शोधित कुंडली बहुत चल रही है उसका कहीं पे भी कोई हमें निशान नहीं मिलता है। ये इंसान की अपनी बनाई हुई अभी सोच है, उसकी रिसर्च है। अपनी रिसर्च को वो मॉडर्न तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि ये हमने एक नया सिस्टम ईजाद किया है जो शोधित कुंडली के नाम से प्रचलित है। उसका नाम भी बदल दिया गया क्योंकि केपी कुंडली बताने में भी शर्म महसूस होती है कि ये केपी कुंडली है, इसलिए शोधित कुंडली उसको बना दिया गया ताकि वो हमारी खोज नज़र आए, परंतु वास्तव में वो केपी कस्प चार्ट है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस कुंडली के माध्यम से मैंने ये कुंडली इसलिए ली क्योंकि तीनों चीज़ों में कुछ लोग भाव चलित लेते हैं, उसमें भी शनि की पोजीशन बदल रही है, अन्य ग्रहों की भी बदल रही होगी। हमने अभी शनि पर ध्यान केंद्रित किया था तो शनि के 3-3 भाव एक्टिव हो रहे हैं। अब हम सामने वाले को कौन सा उपाय देंगे ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। सामने वाले से पूछकर ही हम इसका बता पाएंगे कि शनि कौन से घर का फल दे रहा है। वो फल जानने के लिए सामने वाले से हमें क्वेश्चन आंसर करने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे और इसी आधार पर ही गणना करनी चाहिए क्योंकि लाल किताब में ग्रहों की निशानियां बताई गई हैं। केपी कस्प चार्ट, शोधित कुंडली, भावचलित कुंडली के आधार पर नहीं बताया गया। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप लाल किताब के हिसाब से ही कुंडली का चयन करें। लाल किताब के हिसाब से काल पुरुष की कुंडली मानकर ही उसको फलित करें। ये काल पुरुष की कुंडली जो मेष लगन से स्टार्ट होती है इसके ऊपर ही फोकस करें। इसके आधार पर अगर आपको कोई शंका है तो सामने वाले से प्रश्न करके उस शंका का समाधान करें। और अगर आपको लगता है कि ग्रह पीछे या आगे जा रहा है, फिर आप देखें कि चलित कुंडली में उसमें कुंडली में कोई में सेम आ रहा है जो आपको सिम्टम लग रहे हैं, तब आप उसके निशानी के तौर पर उसको वैसे ही रख सकते हो। लेकिन सामने वाले पर पूरी तरह से उस कुंडली को थोप देना, चलित कुंडली को थोप देना या केपी कस्प चार्ट शोधित कुंडली को थोप देना, ये सही बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहला आपको लाल किताब की बेसिक कुंडली के ऊपर ही काम करना चाहिए जो प्राचीन समय से पंडित जी लेते आ रहे हैं। पंडित जी ने हमेशा इसी कुंडली से, लगन कुंडली से ही फॉलो किया है। ये अभी कुछ वर्षों से ही इसका प्रचलन हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही बताने की कोशिश की है कि आपको लाल किताब की लगन कुंडली पर ही फोकस करना है। बाकी कुंडली आप सिर्फ देखने के पर्पज़ से देख सकते हो, लेकिन सामने वाले पर ज़बरदस्ती थोपे मत। शोधित कुंडली ऐसा कहीं पे भी विवरण नहीं मिलता है। तो आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए, सामने वाले से पूछिए, निशानियाँ पूछिए और उसको फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपकी भ्रांतियाँ दूर हुई हैं, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।